अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर 34 ड्रग्स जो यूज़ होती हैं कोगुलेशन डिसऑर्डर में। जो कोगुलेशन या क्लॉट फॉर्मेशन होती है ये हमारे पास प्लेटलेट और फाइब्रिन करवाते हैं। क्लॉटिंग और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में जो ड्रग यूज़ करते हैं हमने उनको दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स, ठीक है, जो क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देती है। उसमें हमारे पास एंटी कोगुलेंट आ जाते हैं जो क्या करते हैं, फाइब्रिन फॉर्मेशन नहीं होने देते। थ्रोम्बोलाइटिक जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन की लाइसिस करवाते हैं। एंटी प्लेटलेट जो प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं होने देंगे। कुछ लोगों में ना क्लॉटिंग जो फैक्टर्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसीज होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनको ड्रग देते हैं जो फैसिलिटेट करवाती है क्लॉटिंग, यानी हम उसको क्लॉटिंग फैक्टर्स देते हैं। ठीक है, हम उनको देंगे एंटी प्लाज्मेंट ड्रग दे सकते हैं या रिप्लेसमेंट फैक्टर्स विटामिन के दे सकते हैं। ये जो है ये हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। पहले है एंटीकोगुलेंट। इसमें हमारे पास हेपरिन, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर और वॉरफेरिन आता है। ठीक है, जो हेपरिन है हम उसको पारेंट्रली देते हैं। ये दोनों हम पारेंट्रली और ऑरल दोनों दे सकते हैं। वॉरफेरिन को ऑरल देते हैं। एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो हमारे पास प्रमोट करते हैं कोगुलेशन को वो प्रोकोगुलेंट फैक्टर्स होते हैं, और जो इनहिबिट करते हैं कोगुलेशन को वे एंटी कोगुलेंट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, यानी जैसे एंटी थ्रोम्बिन है वो क्या है, वो इनहिबिट करवा रहा है कोगुलेशन को। ठीक है, अब बात करते हैं हेपरिन की। हेपरिन जो है वो एक लार्ज एसिड पॉलीसेकेराइड पॉलीमर होता है। इसको हम पारेंट्रली देते हैं। हम इसको आईवी दे सकते हैं, सबकुटेनियसली दे सकते हैं। हम इसको इंट्रामस्कुलर क्यों नहीं देते, क्योंकि ज़्यादा रिस्क होता है हीमाटोमा फॉर्मेशन का, इसलिए हम इसको आईवी नहीं देते हैं। अब इसको हम पारेंट्रली दे रहे हैं तो ये डायरेक्ट ब्लड में आएगा। तो साइट ऑफ एक्शन क्या है इसका, ब्लड है। ब्लड में आने के बाद देखो अब ये यहाँ एक्शन परफॉर्म करेगा, तो यानी इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, रैपिड है, विद इन द मिनट्स होगा। इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, अब ये देखो जो हेपरिन है वो हमारे पास पॉलीसेकेराइड चेन है। इसने क्या करना है, इसने एक्टिवेट करवाना है एंटी थ्रोम्बिन को और इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स ने इरिवर्सिबली थ्रोम्बिन और फैक्टर 10A को जाके इनहिबिट करना होता है। अब क्या है, इसने जाके थ्रोम्बिन को इनहिबिट किया। थ्रोम्बिन ने क्या करना होता था, फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना होता था। अब हमने थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर दिया तो फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी ये इनडायरेक्टली फाइब्रिन की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहा है। यही यहाँ लिखा हुआ है कि एक्टिवेट करवाएगा एंटी थ्रोम्बिन 3 को, क्योंकि इनएक्टिवेट करेगा कोगुलेशन फैक्टर्स को, थ्रोम्बिन और फैक्टर 10A को। अब हम इसको मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, हम इसको APTT के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। TT क्या है, इससे हम चेक करते हैं क्लॉटिंग टेंडेंसी ऑफ ब्लड। इससे हम सिर्फ अनफ्रैक्शनल हेपरिन जो है वो मॉनिटर करेंगे। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन मॉनिटर नहीं होता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस ये है, जो अनफ्रैक्शनल है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये लो मॉलिक्यूलर वेट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम हुआ। अब हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मोर सिलेक्टिव एक्शन होता है। ये क्या करता है, ये फैक्टर 10A को सिर्फ इनहिबिट करवाता है, ये थ्रोम्बिन की इनहिबिशन नहीं करवाता है, इसलिए हम इससे मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। अब हम एंटीडोट क्या देंगे, क्योंकि ये देखो ये एसिडिक है ना हेपरिन, तो हम इसको बेसिक मॉलिक्यूल देंगे ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए और बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। तो हम इसको प्रोटामाइन देंगे। ठीक है, जो प्रोटामाइन है वो सिर्फ पार्शली जो है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन को रिवर्स करवाता है। ठीक है, इसके यूज़ क्या है, ये हम एक्यूट या अगर हमने कुछ दिनों तक इफेक्ट लेना है तब हम उसको हेपरिन देते हैं। ये प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। वॉरफेरिन क्या है, ये कॉमरिन डेरिवेटिव्स है, इसकी थेरेपेटिक विंडो नैरो होती है। ठीक है, ये एक स्मॉल लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है जिसको आप ऑरली देते हो। ये रैपिडली एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, 99% प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। इसका साइट ऑफ एक्शन क्या है, लीवर है।
यानी जो उसका एलिमिनेशन है वो साइटोक्रोम P450 पे डिपेंड करता है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, स्लो है, काफ़ी दिन लगता है। ये करता क्या है, ये लीवर में इम्पेयर करवा देता है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। ठीक है, कौन से फैक्टर्स की, जो विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं, 2, 7, 9 और 10, और एंटी कोगुलेंट प्रोटीन्स सी और प्रोटीन एस को भी अफेक्ट करता है। हम इसको मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम से मॉनिटर करते हैं। अब ये देखो वारफरिन ने किया क्या, इसने जो एंजाइम था विटामिन के एपिऑक्साइड रिडक्टेज, इसको जाके इनहिबिट करवाया। हमारे पास रिड्यूस्ड विटामिन के जो है वो डेफिशिएंट हो गया। जब विटामिन के ही नहीं था तो जो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स थे वो भी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में नहीं गए, वो नहीं बने। एंटीडोट क्या देंगे, हम विटामिन के देंगे, हम प्लाज्मा दे सकते हैं जिसमें हमारे पास जो फैक्टर्स विटामिन के डिपेंडेंट है ना, वो हम बेसिकली उस बंदे को देंगे। इसका जो यूज़ है वो क्रॉनिक है, जैसे अगर आपको वीक्स मंथ तक अफेक्ट चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप विटामिन के भी एंटीडोट दे देते हो तब भी रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक नए फैक्टर्स जो हैं वो सिंथेसाइज नहीं हो जाएंगे। ये आप प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये फीटस में बॉन्ड डिफेक्ट कराता है और हैमरेज करवाता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। वो मॉलिक्यूलर वेट हैपरिन है, उसकी ग्रेटर बायोअवेलेबिलिटी होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है देन अनफ्रिक्शनल हैपरिन। जो इसकी डोज है इस फ्रिक्वेंटली देते हैं, हम इसको 1 या 2 दफ़ा दिन में देते हैं। ठीक है, फोंडापारानिक्स क्या है, सिंथेटिक ड्रग है, ये बायोलॉजिकल एक्टिव पेंटास्ट्राइड है। ठीक है, ये एडमिनिस्टर करते हैं सबकुटेनियसली वंस अ डे। अब ये देखो, ये है एंटी थ्रोम्बिन। ठीक है, अभी हैपरिन नहीं है तो ये क्या करेगा, ये स्लोली इनएक्टिव करवाएगा कोगुलेशन फैक्टर को। अगर हैपरिन की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, ये बहुत तेज़ी से जल्दी जो है वो इनएक्टिवेट करवा देगा कोगुलेशन फैक्टर्स को। पीटीटी टेस्ट के बारे में बताया था ना कि ये रिलायबल मेजर नहीं है लो मॉलिक्यूलर वेट हैपरिन और फोंडापारानिक्स के लिए, क्योंकि पोटेंशियल प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं उन पेशेंट में जिनमें रीनल फेलियर है, क्योंकि इसने रीनल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होना होता था। जब ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे क्योंकि रीनल फेलियर है, तो इसका क्लियरेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। क्लिनिकल यूजेस क्या हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में यूज़ करते हो और डीप वेन थ्रोम्बाई में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, थ्रोम्बाई और एम्बोलिज्म में? जो थ्रोम्बाई होता है वह हमारे पास ब्लड वेसल्स को ऑक्यूल्यूट कर देता है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करवा देता है, और जो एम्बोलिज्म है वो थ्रोम्बाई से डिटैच होके ट्रैवल करता है ब्लड में और जाके किसी भी वेसल्स को ऑक्यूल्यूट करवा देता है, और हम ये यूज़ करते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन में। अगर हम हैपरिन को थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स के साथ कंबाइन करके दें तो रीवास्कुलराइजेशन करवा सकते हैं। रीवास्कुलराइजेशन क्या है, यानी हम रीस्टोर करवा सकते हैं ब्लड फ्लो को। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है ना, ये उसकी लाइसिस करवा देगा। और हैपरिन अगर हम ग्लाइकोप्रोटीन 2A और 3A इनहिबिटर के साथ देंगे तो हम ये यूज़ कर सकते हैं एंजियोप्लास्टी में, कॉर्नरी शंट में। ये हम इनहिबिट क्यों करते हैं, क्योंकि देखो अगर हम इनहिबिट नहीं करेंगे ना तो वहाँ क्लॉट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, वहाँ प्लेटलेट्स एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम उसको ग्लाइकोप्रोटीन 2A और 3A इनहिबिटर भी साथ देते हैं। अब हमारे पास PCI में बेसिकली हो क्या रहा होता है, हम ना जो आर्टरी ओक्लूड होती है, जैसे कॉर्नरी आर्टरी जो है वो ओक्लूड है, हम उसमें कैथेटर डालेंगे, उसके अंदर बैलून होता है और स्टंट होता है। बैलून को इन्फ्लेट करेंगे और जो स्टंट है वो एक्सपांड हो जाएगा। उसके बाद बैलून को रिमूव कर लेंगे और जो स्टंट है उसको रहने देंगे। टॉक्सिसिटी और उसका रिवर्सल, ये याद रखना है, जितनी भी हम एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स दे रहे हैं ना, जब भी इनकी टॉक्सिसिटी होगी तो ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ब्लीडिंग की वजह से हेमोरेजिक स्ट्रोक भी हो सकता है। अब हमने इसके लिए क्या पढ़ा था, क्या देंगे उसको, प्रोटामाइन देंगे एज एन एंटीडोट। ठीक है, जो प्रोटामाइन है वो पार्शियली रिवर्स करता है लो मॉलिक्यूलर वेट हैपरिन को।
और जो फंडा पैरनिक्स है उसको अफेक्ट नहीं करता है। फ्रिक्शनल हेपेरिन क्या कॉज करवाता है, वो ट्रांजिट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवा देता है, यानी प्लेटलेट्स काउंट को कम करवा देता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाए, ये उन पेशेंट में होता है जिनमें जो है एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो जाती है, वो क्या करती है, वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कराती है और थ्रोम्बोसिस करवाती है। इसको हम कहते हैं हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसने बेसिकली करवा दिया। ठीक है, जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है और फंडा पैरनिक्स है, इसकी वजह से ना इम्यून मेडिएटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे ना अनफ्रिक्शनल हेपेरिन को, तो क्या होगा, ओस्टियोप्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। जो बोन मिनरल डेंसिटी है यानी वो कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि जो अनफ्रिक्शनल हेपेरिन है उसने ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट किया, बॉन्ड रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो गई और बॉन्ड डेंसिटी कम हो गई। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर क्या है, जो डायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनहिबिट करवा रहे हैं। कैसे? उसकी एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर जाते हैं विद इन द डेवलपिंग क्लॉट। जो बी वैलरेडिन है ये हमारे पास प्लेटलेट एक्टिवेशन को भी इनहिबिट करवाता है। अब हमारे पास ड्रग कौन कौन सी हैं? बी वैलरेडिन होती है, डेट्रोबिन होता है जो स्मॉल मॉलिक्यूल है जिसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है, डेबिगेट्रन होता है, दबे पाओ गेट से भाग जाओ, डेबिगेट्रन। गेट कौन सा? माउथ। यानी ये वाहिद डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है जो कि हम ऑरली देते हैं। ये जो बाकी दोनों है ये हम पारेंट्रली देते हैं। क्लिनिकल यूजेस क्या है कि एक पेशेंट है, उसको हेपेरिन की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा था, तो हम हेपेरिन का उसको अल्टरनेटिव देंगे। क्या देंगे उसको? पारेंट्रल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स देंगे। हमने प्रीकुटेनियस कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी करनी होती है तो हम उसके दौरान बी वैलरेडिन को एस्पिरिन के साथ मिला के देते हैं। आगे हम एस्पिरिन की यूजेस भी पढ़ेंगे। हमारे पास डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स है ना, हमने उनको मॉनिटर करना है। हम किस टेस्ट से मॉनिटर करेंगे? APTT से मॉनिटर करेंगे। अब बात करते हैं ऑरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स की। इसका जो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है, इसकी फिक्स डोजेस होती हैं, इसकी रूटीन मॉनिटरिंग करना अननेसेसरी है। ठीक है। दूसरा क्या है, ये जो एजेंट्स हैं ना ये इंटरैक्ट नहीं करते P450 इंटरैक्टिंग ड्रग्स के साथ। जो डेबिगेट्रन है, क्योंकि इसको ऑरली दे रहे हो ना तो इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। एक बंदा उसको स्ट्रोक हो गया तो तब आप दोगे, सिस्टमिक एम्बोलिज्म हो गई है नॉन वाल्वुलर आर्टीरियल फिब्रिलेशन में, तब आप दोगे। आपने एक बंदे की नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी है, आप नहीं चाहते कि उस दौरान जो है थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म बन जाए उसकी वेन में, तो तब आप इसको देते हो। इसकी टॉक्सिसिटी और रिवर्सल क्या है? मैंने बताया था ना कि जितनी भी एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स हैं उनकी टॉक्सिसिटी क्या होगी? ब्लीडिंग करवाएगा वो। इसके रिवर्सल क्या है? डेबिगेट्रन है यानी दबे पाँव गेट से भाग गया तो आप उसको वापस बुलाओगे कि इधर आओ, जोमैब। ठीक है, ये सब याद करने का तरीका है, असल में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप उसको एंटीडोट क्या दोगे इसका? आइडेरोसीज़ोमैब, डायरेक्ट ऑरल फैक्टर 10A इनहिबिटर, यानी आप इसको ऑरली दोगे और ये फैक्टर 10A को इनहिबिट करवा रहे, जो कि फ्री फॉर्म में भी हो सकता है या क्लॉटिंग कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है। इसमें कौन सी ड्रग्स होती हैं? ये जो ड्रग्स हैं ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखो एक्से को उन्होंने स्मॉल करके लिख दिया, इसको छोटा करके एक्से लिख दोगे। ठीक है, इन सारी ड्रग्स में एक्से और लास्ट में बेन लिखा हुआ है। ठीक है, जेम्बिन। ठीक है, एपीजेम्बिन और रीवा रो सेम्बिन। ठीक है, रीवा रो सेम्बिन है। ये जो सारी ड्रग्स है इनका शॉर्टर हाफ लाइफ है देन वारफरीन, क्योंकि वारफरीन भी तो ऑरली दे रहे थे ना, इसका मगर रैपिड ऑनसेट है। ठीक है, वारफरीन का लेट ऑनसेट था। इसकी जो फिक्स्ड ऑरल डोजेस होती हैं तो इस वजह से इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं होती। जो इसका एलिमिनेशन है वो साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट भी है, इंडिपेंडेंट भी है। अब इसकी क्लिनिकल यूजेस क्या हैं? आप हिप और नी सर्जरी में भी यूज़ कर सकते हो ताकि जो उसकी वेन है उसमें थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म नहीं बने। और एट्रियल फिब्रिलेशन में, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन में इरेगुलर हार्ट बीट होती है ना,
तो स्ट्रोक हो सकता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं। और जो एपिजेबिन होता है उसको नॉन वाल्वुलर एट्रियल फिब्रिलेशन में देते हैं ताकि एम्बोलिज्म स्ट्रोक ना हो। देखो आप भी है और अम्मी है, मतलब ये सिर्फ याद करने का तरीका है, ठीक है। उसका टॉक्सिसिटी और रिवर्सल, टॉक्सिसिटी सबकी क्या होती है कि उसमें ब्लीडिंग कॉज होगी, ठीक है। रिवर्सल इसका क्या है, आप उसको इनएक्टिव 10A फैक्टर्स दोगे, ठीक है। 10A के लिए दे रहे हो ना, तो इसके एंड पे ए है, ठीक है। ए से एंड बन गया, और क्योंकि 10 है तो 10 की स्पेलिंग ये होता है ना, इसको उल्टा कर दो, NET बन गया, ठीक है। जो NET लिख लोगे तो ये एंड एक्सिनेट अल्फा, क्योंकि वो अपने आप में अल्फा बन रहा होता है, डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा होता है, तो इसलिए आप ये दे रहे हो, ठीक है। एंड एक्सिनेट अल्फा दोगे। सिर्फ याद करने का तरीका था, वैसे मैं बूंदियाँ ही मार रही हूँ मगर बूंदियाँ याद रहती हैं। वारफरीन का जो यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ मैंने टेबल में बता दिया था, इंक्लूडिंग द क्लिनिकल यूजेस, ठीक है। इसकी टॉक्सिसिटी क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एंटीकोगुलेंट प्रोटीन C और प्रोटीन S को भी तो अफेक्ट कर रहा था ना। इस वजह से माइक्रो क्लॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे, माइक्रो थ्रोम्बाई बनना शुरू हो जाएंगे, जो कि ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करेंगे और स्किन में जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई है उसको कम करवा देंगे, और क्या कॉज करवाएंगे, डर्मल वैस्कुलर नेक्रोसिस करवा देंगे, ठीक है। और ये प्रेगनेंसी में हम नहीं देते क्योंकि डेवलपिंग फीटस में बॉन्ड डिफेक्ट और हैमरेज कॉज करवाता है। जो वारफरीन होता है उसका नैरो थेरेपेटिक विंडो होती है। अब जो इसका एलिमिनेशन है वो P450 डिपेंडेंट है ना। अगर मैं P450 इंड्यूसिंग ड्रग्स दूंगी तो वारफरीन की क्लियरेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वो जल्दी से बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर मैं साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर्स दूंगी तो जो वारफरीन है उसकी क्लियरेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और उसका जो अफेक्ट आएगा वो काफ़ी देर तक आएगा। यानी जो वारफरीन का रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है साइटोक्रोम P450 पे और विटामिन K एपिऑक्साइड रिडक्टेज पे। डायरेक्ट ऑरल एंटीकोगुलेंट वर्सेस वारफरीन। जो ऑरल एंटीकोगुलेंट्स थे वो कौन से वाले थे, हमारे पास डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर था, डैबिगेट्रिन था, और 10A इनहिबिटर था, रिवारोजिम्बिन था, ठीक। इनका और वारफरीन का इक्विवेलेंट एंटी थ्रोम्बोटिक एफिकेसी होती है, मगर जो ऑरल एंटीकोगुलेंट है ना इनकी लोअर ब्लीडिंग रेट होता है, ठीक है। और क्या होता है कि इनको मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं होती। वारफरीन को आप मॉनिटर करते हो बाय द PT टेस्ट। और जो वारफरीन होता है इसके अंदर ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं, इनमें ड्रग इंटरेक्शंस नहीं होते क्योंकि ये साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट है ना। इस वजह से जो न्यू एंटीकोगुलेंट ड्रग्स होती है ना उनका शॉर्टर हाफ लाइफ है, यानी क्या है कि जो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट है वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा और रिस्क ज़्यादा हो सकता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं, वारफरीन इसकी जगह पे देते हैं।